students and welcome to Best Learning Classes. In this video, we are going to discuss the questions of chapter number 7 of your accountancy book, that is dissolution of partnership firm, from question number 27. So let's get started. बाले एंड याले आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, यानी कि इन दोनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को 31 मार्च 2024 पे डिसॉल्व कर देंगे। और हमें 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बता रखी है, जिसमें बोला हुआ है कि कैपिटल अकाउंट्स क्या है दोनों पार्टनर्स के, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है, बाले ने लोन दिया हुआ है। तो देखिए, बाले ने लोन दिया है यानी कि जो फर्म थी, फर्म को पैसों की ज़रूरत थी, तो वो पैसे किसने दिए? बाले ने दिए। फिर क्रेडिटर्स का बैलेंस बता रखा है। फिर एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है और बैंक का बैलेंस है। फिर बताया गया है कि हमने एसेट्स बेचे, स्टॉक 22,000 में बेचा, डेटर्स से हमें 7,500 रुपीज़ रियलाइज़ हुए, मशीनरी से 16,000 रुपये आए और बिल्डिंग से 35,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए। फिर याले ने फर्नीचर 9,000 रुपीज़ के लिए ले लिया और बाले ने क्या कहा कि आप मुझे 2,500 रुपये दे दो और लोन अकाउंट मेरा ख़त्म कर दो, यानी कि हमें उसे देने कितने थे? 3,000, पर वो 2,500 में ही मान गया। तो ये एक एक्सेप्शन थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर अब पार्टनर का लोन अकाउंट हो और पार्टनर कम पैसे लेने के लिए मान जाए तो उसका जो प्रॉफिट है उसको दिखाया जाता है एंट्री में। और ये क्वेश्चन हमने 2 किए थे, एक भी नहीं, 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 के आपको बता रखे हैं और चार चीज़ें हमसे मांगी गई हैं, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, बाले का लोन अकाउंट है और बैंक अकाउंट भी मांगा गया है। तो सबसे पहले अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या करते हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट, सिर्फ एक एसेट नहीं आएगा, डैट इज़ बैंक, उसके अलावा सारे एसेट्स आएंगे। इसमें सबसे पहले आता है बिल्डिंग, then we have machinery, then we have furniture, then we have debtors and the last one is stock account। ओके, तो ये हमने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब अमाउंट लिख देते हैं, 45,000, 15,000, 12,000, 8,000 एंड 24,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में मैंने लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट, जो कि 14,000 रुपीज़ का है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट है वो तो आने नहीं, जनरल रिजर्व आना नहीं, जो पार्टनर ने लोन दिया होता है वो आना नहीं। हाँ, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया होता तो वो लिख लेते, बट पार्टनर का लोन नहीं आता। हम ये सब चीज़ें अब समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस में समझ लिया होता है, बस उसको हमें लगाना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स ही सिर्फ एक लाइबिलिटी बची जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट करके लिखना शुरू किया कि कौन कौन से एसेट से कितना कितना पैसा आया। तो स्टॉक से हमें 22,000 रुपीज़ मिले, डेटर्स से हमें 7,500 रुपीज़ मिले, मशीनरी बेच के हमें 16,000 रुपये मिले और बिल्डिंग से हमें 35,000 रुपीज़ मिले। कोई लेना देना नहीं है कि फ़ायदे पे बेचा कि नुकसान पे, सिर्फ लिख दो कि बेच दिया और इतना इतना पैसा मिला। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने लिखा याले का कैपिटल अकाउंट। तो कि उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने ली बिल्डिंग। तो भाई बिल्डिंग ली है तो पैसे तो दोगे। तो जैसे जैसे एसेट ख़त्म हुआ तो उसको तो क्रेडिट पे लिखना है ना, तो हमने लिख दिया एसेट को ख़त्म कर दिया। इस बार बैंक में पैसा नहीं आया, याले के कैपिटल अकाउंट से लिया है, इसीलिए इसको याले कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया। फिर इसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें बता रखा था कि जो हमारा बाले है उसका लोन हम लोगों ने क्या किया है, रीपे किया है। पर एक चीज़ जो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही बता दी कि जब भी किसी पार्टनर का लोन होता है और अगर हम उस पार्टनर से फ़ायदा कमाते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा पैसे देने थे पर अगर वो कम लेने के लिए मान जाता है तो उस वाले प्रॉफिट को दिखाया जाता है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, बहुत अच्छे से समझाया था। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन लिया है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमें बाले को कितने पैसे देने थे स्टूडेंट, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, बालेज
लोन अकाउंट, देखो मुझे ना देने थे उसको 3,000 रुपये, पर वो 2500 में ही मान गया, तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें कि अगर सिर्फ एक पार्टनर को हमने कोई लोन का अमाउंट पे करना होता है, और अगर वो कम पैसों के लिए मान जाता है कि ठीक है आप हमें कम पैसे दे दीजिए, और वो अग्री हो गया है, तो उस वाले फ़ायदे को रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके अलावा कोई भी एसेट हो, फ़ायदा हो या नुकसान हो, उसे नहीं दिखाया जाता। तो इस चीज़ को स्टार मार्क कर लो, ये बच्चों को याद नहीं रहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 500 रुपये हमने लिखे। अब क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था कि क्रेडिटर्स को पे किया है, बट मैंने कहा था कि सारी लाइबिलिटीज़ को सेटल करना मैंडेटरी है। कोई भी पर्सन अपनी फर्म को बंद नहीं कर सकता बिना पैसे दिए, अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म किए। तो क्रेडिटर्स को पैसे देना मैंडेटरी है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए जानबूझकर लिख के ही नहीं देंगे, या फिर देंगे तो उसको ट्रिकी बना देंगे डिस्काउंट रेट डाल के। हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, और ये जो चारों एसेट थे इनसे भी हमें पैसा मिल गया, स्टॉक से भी हमें पैसा मिल गया, बिल्डिंग याले ने खरीद ली, सारे एसेट खत्म, लाइबिलिटी खत्म, बाले का लोन अकाउंट पे प्रॉफिट वो भी लिख दिया। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? बिकॉज हमने पढ़ा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये गेन था तो क्रेडिट साइड पे मेंशन किया रियलाइजेशन अकाउंट के, है ना। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हैं, तो अब वही लास्ट रह गया, उसे भी मेंशन कर दो, बैंक के थ्रू पे करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए इसको डेबिट साइड पे मेंशन किया। 2500 के थे, क्वेश्चन में ही बता रखा है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने अब क्या करना है, दोनों साइड टोटल करना है। तो देखो जब मैंने टोटल किया तो ये वाली मेरे को साइड बड़ी लगी, तो 120500 आया, तो इधर का भी टोटल इतना ही आना चाहिए। बट इधर क्या है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16500 की, क्रेडिट साइड पे आ रही है, यानी कि ये क्या है, रियलाइजेशन का लॉस हुआ है। और पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इक्वल बता रखी थी, तो एक पार्टनर है याले और एक पार्टनर है बाले, तो 16500 को इक्वल लॉस हमने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, और अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लिया। अच्छा, एक उन्होंने हमसे बाले का लोन अकाउंट मांग रखा था कि वो भी दिखा दो। तो देखो लोन अकाउंट एक लाइबिलिटी बैलेंस होता है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 3000 रुपये आ गए। अब अगर हम उसको पे करेंगे तो हम लोन अकाउंट को कम कर रहे हैं ना, ख़त्म कर रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, और लोन ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने के लिए डेबिट साइड पे लिखा 2500 मैंने बैंक के थ्रू दिए, और बाकी मुझे रियलाइजेशन में फ़ायदा हो गया, तो इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये, और दोनों साइड 3000 लिख के मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो, आप देख सकते हो एक लेजर अकाउंट में खुद का नाम तो आता नहीं, तो बाले अकाउंट में रियलाइजेशन आ गया, और रियलाइजेशन में बाले लोन आ गया, है ना। तो इसी तरीके से तो चलता है, अमाउंट सेम आएगा, नाम अलग अलग आएगा। ओके, अच्छा अब हम बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे जहाँ जहाँ से आपको पेमेंट मिली, और क्रेडिट साइड पे जहाँ जहाँ से आपकी पेमेंट गई। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि मुझे बैलेंस शीट में गिवन था 11,000 रुपये का। फिर मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि मैंने जितने भी एसेट्स को बेचा तो उन एसेट्स से मेरे पास कितना कितना पैसा आया, तो टोटल मेरे पास 8500 रुपीज़ आए। कहाँ से आए, ये जो सारे एसेट्स हमने बेचे, रियलाइज़ करवाए, इनसे हमारे पास इतने सारे पैसे निकल के आ गए। ओके, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, बाले को आपने पे किया है, तो जब आपने उसको पे किया तो 2500 रुपये आपके अकाउंट से गए, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा, इसमें मैंने दोनों चीज़ें लिख दी, एक तो मैंने क्रेडिटर्स को पे किया 14,000 और 2500 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो टोटल 16,500, तो ये चले गए। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम हमारा तो अब बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए ना, मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हम क्लोज कर रहे हैं, अब तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे कोई बैलेंस कैरेट डाउन निकालूंगी जो कि अगले साल को ओपनिंग बनेगा, मैं तो अपनी बुक्स क्लोज कर रही हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और ये क्वेश्चन में मांग भी रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला भी हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमें ये पता है कि ये क्रेडिट अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी जो ओपनिंग फिगर है वो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बाले का है 50,000 और इसका है 40,000 रुपीज़। फिर हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन था, तो देखो स्टूडेंट, जनरल रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आप बस इतना समझ लो कि बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें गिवन है, अगर वो ख़त्म हो सकती है तो उन्हें ख़त्म करो। जैसे P&L का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इनको पार्टनर्स में बांट के ख़त्म करना होता है, क्योंकि हम अपनी फर्म बंद कर रहे हैं।
और जनरल रिजर्व हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इस क्वेश्चन में इक्वल है, तो मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। अब देखो, अब मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट? क्योंकि जो याले है उसने लिया था फर्नीचर, तो वो अब हमें पैसे देगा, तो उससे पैसे लेने के लिए, तो हम उससे अब पैसे लेंगे, तो पैसे लेने के लिए याले का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा डेबिट करके। फिर रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो कम करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। दोनों के पास आया था 8250 इधर और 8250 इधर, ठीक है। इसके अलावा अब और कुछ तो बचा नहीं है, तो सिंपली अब मैंने बताया था कि अब बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट के साथ ट्रीटमेंट होता है, बेशक उनसे पैसा लेना हो या फिर लास्ट में उन्हें पैसा देना हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो पहले आप टोटल कर लो। तो देखो इधर भी अगर इतना आ रहा है ना टोटल, तो इधर भी स्टूडेंट इतना ही आना चाहिए, 54,000 एंड 44,000 रुपीज़, इतना ही आना चाहिए। तो अब मेरा यहाँ पे जितना शॉर्ट पड़ रहा है वो बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाएगा, है ना। तो मतलब उनको बैंक के थ्रू पे करेंगे, तो इतना इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई और इतनी इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब भाई बैंक के थ्रू यू विल पे ना, तो जो आप पे करोगे उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दो। कुछ देंगे बाले के कैपिटल अकाउंट में और कुछ देंगे याले के कैपिटल अकाउंट में। तो जितना जितना देना है, इसको देना है 45750, इसको देना है 26750 से मेंशन कर दो और अब इसे क्लोज कर दो। दोनों साइड टोटल बन रहा है 91,500। अगर आपका टोटल बराबर आ गया तो समझ लो कि आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखें, तो इसमें बोला गया है शिल्पा, मीना एंड नंदा इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टनरशिप को 31 मार्च 2024 पे अब क्लोज कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी तीनों पार्टनर्स की। हमें बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स बता रखे हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड जनरल रिजर्व बता रखा है। और एसेट साइड पे वी हैव लैंड, स्टॉक, डेटर्स, नंदा कैपिटल एंड कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि जो स्टॉक जो कि 41,660 का था वो शिल्पा ले रहा है, शिल्पा ले रही है 35,000 रुपीज़ के लिए, और उसने ये भी कहा है कि मैं बैंक का लोन भी रीपे कर दूंगी, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग स्टॉक है जो उसको हमने 14,000 पे बेच दिया। डेटर्स जो कि 10,000 रुपये के थे उनसे हमें 8,000 रुपये मिले। लैंड को हमने 1,10,000 रुपये के लिए बेचा, ठीक है। अब देखो जो डेटर्स 10,000 के थे उनसे तो हमें 8,000 मिल गया, और बाकी के जितने भी डेटर्स बचे उन्होंने हमें उनका 50% दिया। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लो, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1,200 रुपये के हुए हैं। फिर एक टाइपराइटर था 6,000 रुपये का जो कि एक क्रेडिटर ने ले लिया। तो अगर एक एसेट को मैंने लाइबिलिटी के थ्रू सेटल डाउन किया है तो उसकी तो कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखानी है। तो अब आप पहले मेरी एक बात समझो, जो हमें लाइबिलिटीज़ गिवन है उसमें हमें कैपिटल अकाउंट गिवन है, वो तो आएगा नहीं। फिर इसके अलावा जनरल रिजर्व वो भी नहीं आएगा, तो बची दो ही चीज़ें, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। एक है बैंक लोन जो कि 20,000 रुपये का बता रखा है, और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, वो भी लिख दो। डाउटफुल डेब्ट्स जो कि हमें कितने के बता रखे थे, 1,200 रुपये के, और एक है स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स, वो भी मेंशन कर दो 37,000 रुपीज़ के, ठीक है। इतना तो आपने तीनों चीज़ों की लाइबिलिटी लिख ली। फिर यहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र कर लो, देखो लैंड, फिर स्टॉक एंड थर्ड नंबर पे डेटर्स। तो लैंड 81,000, 56,760 का स्टॉक और 18,600 के डेटर्स, ये हमने तीनों चीज़ें इधर इधर ट्रांसफ़र कर दी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला। सबसे पहले बोला था कि स्टॉक जो कि 41,660 का था वो शिल्पा ने 35,000 के लिए ले लिया, तो अब मुझे शिल्पा पैसे देगी, तो मैंने शिल्पा का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। क्या ले रही है वो, स्टॉक ले रही है, कितने रुपए में ले रही है, 35,000 से। कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है हमें। फिर हमें आगे क्या क्या बोला हुआ है ये देखते जाओ और लिखते जाओ। उसने क्या अग्री किया है, दैट शी विल पे द बैंक लोन, उसने ये कहा है ना, तो अगर वो बैंक लोन पे करेगी, ठीक है भाई तू कर दे, तू तो बहुत अच्छी है, बट वो कह रही है मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं पे तो कर रही हूँ अभी, पर आप मुझे बाद में पैसा दोगे बैंक लोन का, तो हमें उसे देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिल्पा का कैपिटल अकाउंट मेंशन किया, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 14,000, यानी कि आपने स्टॉक को बेचा तो आपके पास क्या हुआ, कैश आई। तो कैश आई स्टॉक को बेच के, कितने रुपए आए, 14,000 रुपीज़ आए। ओके, फिर हमें बोला गया है कि जो डेटर्स थे 10,000 रुपये के, उनसे हमें 8,000 रुपये मिले। ठीक है, डेटर से कितने रुपए मिले, 8,000 रुपये। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि डेटर से मुझे कितने रुपए मिले हैं, 8,000 रुपये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि लैंड को हमने 1,10,000 रुपीज़ के लिए बेचा, यानी कि लैंड को बेच के मुझे 1,10,000 रुपये मिल गए। एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे ना। देखो, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें हमें क्या बोला गया है। तो देखो, पहले आप क्या करो, ये देखो कि आपको डेटर्स बता कितने के रखे थे। तो देखो 18,600 के डेटर्स हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं। उसको हमने पहले दो पार्ट्स में बांट लिया, जिसमें कहा गया कि 10,000 के डेटर्स अलग कर दो और 8600 के डेटर्स अलग कर दो। आप बोलोगे मैम आपको ये कैसे पता लगा कि 10,000 ही अलग करना है, क्योंकि बोला हुआ है ना डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000। जो 10,000 के डेटर्स थे उन्होंने हमें 8,000 रुपये दिए, और रिमेनिंग डेटर्स बाकी के जितने भी बचे उन्होंने उनको जितने देने थे उसके आधे दिए, उनके 50% दिए, यानी कि इन्होंने हमें 4,300 दिए। देखो भाई, फॉर्म एकदम से डिसॉल्व हो गई, हमने उनसे पैसा मांगा तो जो 10,000 के थे उन्होंने कहा 8,000 दे देंगे। मान लो ना, देखो हम फॉर्म में लिख तो वैसे देते ना कि एसेट साइड पे कि ये डेटर्स हैं, बट क्या पता आधे डेटर्स राम हो और आधा डेटर श्याम हो। तो राम ने कहा कि मेरे 10,000 मैंने आपको देने थे, मैं 8,000 दूंगा, और श्याम ने कहा कि 8600 मेरे को आपको देने थे ना, मैं आधे ही दे पाऊंगा। भैया आप एकदम से फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हो, आपने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने में पैसे मांगने आ गए, कहाँ से दे दूँ सारे। अब फर्म भी बेचारी मजबूर है, उसको डिसॉल्व होना है, तो वो मान गई ठीक है भाई तू इतने दे दे और तू इतने दे दे। तो हमें डेटर से टोटल पैसा कितना मिला, एक ने हमें कितने दे दिए 8600, सॉरी 8,000, और एक ने कहा है कि मैं 4,300 ही दे पाऊंगा, तो हमें भी मानना पड़ गया। तो डेटर से टोटल अल्टीमेटली इतना पैसा हमें मिला। ठीक है, फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बता रखे हैं, यू विल पे इट फ्रॉम कैश ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड पे लिख दिया 1,200 रुपये के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में बोला हुआ है कि देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ वर्थ 6,000, वो क्रेडिटर ने ले लिया। भाई 6,000 वाले जो क्रेडिटर थे उन्होंने तो देखो क्या किया है। देखो क्रेडिटर्स की बात कर लो, अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की तो टोटल क्रेडिटर्स 37,000 रुपीज़ के हैं। इनको दो पार्ट्स में बांट लो, एक ले लो 6,000 वाले डेटर्स और एक ले लो 31,000, ये होता है जो बैलेंस बच जाता है। ठीक है, तो ये 6,000 वालों ने तो ले लिया है टाइपराइटर। तो भाई तुमने ले लिया टाइपराइटर, अपनी लाइबिलिटी को एक एसेट के थ्रू कर लिया सेटल डाउन, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बट ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये वाला बैलेंस हम कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री पास करेंगे। तो देखो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी कि यहाँ पे टू कैश मतलब कि जो आप क्रेडिटर्स को पे करोगे वो सिर्फ 31,000 पे करोगे, तो कि बाकी के जो 6,000 के थे उनको तो हमने पे कर दिया ना। कैसे पे कर दिया, टाइपराइटर के थ्रू, तो वो वाली तो एंट्री यहाँ पे आनी नहीं थी। अब तो हमने बाकी की सारी चीज़ें जितनी भी करनी थी वो सब हमने कर ली। अब हमने टोटल किया तो देखो इधर टोटल आ रहा है, ये आना चाहिए क्योंकि ये बड़ी साइड है, तो ये इधर आ रहा है तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। बट इधर की बैलेंसिंग फिगर आ रही है 20,940 की, तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 क्वेश्चन में बता रखी थी। 3 पार्टनर्स हैं, एक है शिल्पा, एक है मीना और एक है नंदा। तो तीनों पार्टनर्स में मैंने ये वाला प्रॉफिट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, 10470, 6980 एंड 3490। और यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी जो कि 80,000 और 40,000 है। बट स्टूडेंट नंदा का कैपिटल अकाउंट हमें एसेट साइड पे गिवन था, और एसेट साइड यानी कि डेबिट, तो डेबिट साइड पे मैंने इसका लिख दिया। क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, इन दोनों का तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था तीनों का ही, पर एक का डेबिट साइड पे आ रहा है, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस कम कर लिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा हो सकता है। फिर रियलाइजेशन में फ़ायदा हो रहा था तो उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो बढ़ाने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया और तीनों पार्टनर्स में उनका जितना जितना प्रॉफिट था वो उनके अकाउंट में डाल दिया। फिर स्टूडेंट देखो,
जो हमारी शिल्पा थी उसने क्या किया था, उसने लोन पे किया था, तो अब हमने उसको वो पैसा वापस दे दिया कि तूने लोन दे दिया, अब हम तेरे को वो पैसा वापस दे रहे हैं, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। फिर जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन था, उसको ख़त्म करोगे ना, तो ख़त्म करने के लिए आप उसको पार्टनर्स में बांट दोगे, तो उसको उनकी जो रेशियो होती है दैट इज़ 3:2:1 उसी में बांटा जाता है। तो मैंने बांट दिया, इसके पास 6,000, इसके पास 4,000 और इसके पास 2,000। तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बट गया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद जो शिल्पा है वो स्टॉक ले रही थी, तो स्टॉक लेने की वजह से अब उनसे उसके पैसे मांगेंगे कैपिटल अकाउंट कम करके, तो मैंने कम कर दिया डेबिट पे लिख के। इसके बाद अब और कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैंने सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, बट उसके लिए मैंने पहले टोटल करना शुरू किया। तो देखो ये वाली साइड इसकी बड़ी थी और बाकी दोनों पार्टनर्स की ये वाली साइड बड़ी है, तो इधर टोटल आ रहा है 116470 और इसका आ रहा है 50980। तो इधर भी 23,000 आना चाहिए और इधर भी 116470 और 50980 आना चाहिए। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है बाय कैश अकाउंट, तो मैंने लिख दिया 175। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि एक आध पार्टनर की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे और बाकी की डेबिट साइड पे आ रही हो, तो इन दोनों पार्टनर की डेबिट साइड पे आ रही है। तो इसकी आ रही है स्टूडेंट 81470 और इसकी आ रही है 50980। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी ओवर हो गया। अब जो लास्ट बचता है वो है हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, इसलिए इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग फिगर है, वो डेबिट साइड पे आएगी, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद हमने क्या किया है, रियलाइजेशन में अपने एसेट्स बेचे हैं। तो स्टॉक बेचा 14,000 का, 12,300 के आपने डेटर्स बेचे और 1,10,000 रुपये के आपके पास लैंड के पैसे आए, तो ये टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, नंदू का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब नंदू हमें पैसे लाके देगा। तो नंदू पैसे लाके देगा, तो नंदू के पैसे लाने से हमारा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। तो इस वो कितने ला रहा है, 17,510। और बाकी के जो ये दोनों पार्टनर है इन्हें हमें देना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ रहा है, पहले तो मुझे शिल्पा को देना पड़ रहा है और मुझे मीना को भी देना पड़ रहा है। तो इसको दे रही हूँ मैं 81,470 और इसको दे रही हूँ मैं 50980। तो दे रही हूँ तो कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अब रियलाइजेशन में लिख दो। एक तो रियलाइजेशन में एक्सपेंस पे हमने पे किया था और एक क्रेडिटर्स को पैसा दिया था। एक्सपेंस के लिए हमने 1,200 रुपये दिए, क्रेडिटर्स को हमने 31,000 रुपीज़ पे किए थे। तो दैट्स इट। अब टोटल कर दो दोनों साइड, इधर आ गया 164650, इधर भी आ गया 164650। दोनों साइड बराबर आ गई हैं, यानी कि हमने जो किया है वो बिल्कुल ही करेक्ट किया है और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बता रखी है। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट उन्हें उनकी हमें बता रखी है। ठीक है, और फिर एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी मेंशन होंगी। तो देखें, क्रेडिटर्स आ जाएगा और मिसेज ए यानी कि ए की वाइफ का लोन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी हम लाइबिलिटी साइड पर मेंशन नहीं करेंगे। तो एक तो मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स मेंशन कर दिया, तो कि पार्टनर जो लोन देता है वो तो नहीं आता, पर अगर पार्टनर की वाइफ ने कोई लोन दिया हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओके, अब अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो आप एक एक करके सारे एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, वी हैव प्लांट एंड वी हैव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। अमाउंट देखिए 6,000, 19,000, 4,000, 28,000 एंड 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके अपनी सारी एडजस्टमेंट्स को देखते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले बोला हुआ है ए ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स 8,000 रुपये पे ले ली और उसने ये भी कहा कि जो मेरी वाइफ का लोन है मैं वो भी पे करूँगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो बाय एज कैपिटल अकाउंट, तो कि वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट, और कितने रुपए पे ले रहा है, 8,000 रुपये पे। इसके बाद यहाँ पे अब मैं ए के कैपिटल अकाउंट से लिखूंगी, तो कि ये क्या कर रहा है, मिसेस ए का लोन भी रीपे कर रहा है, जो कि कितने रुपए का था, 10,000 रुपये का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें बोला गया है कि बाकी एसेट्स मतलब स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट, इन चारों को जब हमने बेचा तो हमें कितना कितना पैसा मिला। तो अब मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट। सबसे पहले मैंने बेचा स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एंड प्लांट। तो बहुत आसान है, हमें ये भी बता दिया किस किस को बेचा और एक को बेचे कितना कितना अमाउंट भी मिला।
तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दिया और कर दिया फटाफट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 1600 रुपये के हुए हैं। तो आपने स्टूडेंट बैंक के थ्रू पे कर दिए होंगे ना ये एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट साइड पे मेंशन किया 1600 रुपये के एक्सपेंसेस थे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, क्रेडिटर्स ने क्या कहा है कि वो 37,000 रुपीज़ लेने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट, अब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को कितने रुपए दे रहे हैं, 37,000 रुपीज़। तो वो चीज़ आपने मेंशन कर दी। क्या इसके अलावा और कुछ भी बचा है, तो नहीं बचा है। तो बस अब देखो, अब हमने दोनों साइड टोटल कर लेना है। तो मुझे ये वाली साइड थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस साइड भी फिर यही आना चाहिए। बट इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है 6600 रुपीज़ की। तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, यानी कि रियलाइजेशन में लॉस हो गया है, तो उसको अब पार्टनर्स में बांट देंगे, आधा ए में और आधा बी में चला जाएगा। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बांट दिया और मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नंबर पे जाती हूँ और अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अकाउंट है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आई 10,000 रुपये एंड 8,000 रुपये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद जनरल रिजर्व को ख़त्म करने के लिए पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बांट दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया था, मिसेस ए का लोन रीपे किया, तो 10,000 रुपये वो लिख दिए हम लोगों ने। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें ना क्वेश्चन में क्या बता रखा था, पीएनएल का बैलेंस, वो भी एसेट साइड पे। सी एसेट साइड मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, और अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो फ़ायदा होता है। तो इसका डेबिट बैलेंस है तो इसीलिए लॉस है, और लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो कम करने के लिए मैंने डेबिट साइड पे मेंशन किया, ओके। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है, रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट ली थी ए ने, तब हम उससे पैसा ले रहे हैं, तो पैसा लेने की वजह से उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए डेबिट साइड पे मेंशन किया। और तो और रियलाइजेशन पे लॉस हो गया, तो लॉस से भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए मैंने डेबिट साइड पे मेंशन किया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने टोटल किया, तो ये इधर 23 और 10,000 आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। तो अब मैंने बाकी की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, जो कि बैंक के थ्रू सेटल होगी, यानी कि दोनों पार्टनर को इतने इतने पैसे हमें देने हैं। तो सी, अगर आपको पैसे देने हैं, ठीक है, एक ए को देने हैं और एक बी को, तो देने की वजह से आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन करा। अब मेरा जो बैंक अकाउंट है वो एक एसेट अकाउंट है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 रुपीज़। उसके बाद रियलाइजेशन में हमने एसेट्स बेचे हैं, तो एसेट्स को बेचने की वजह से आपको पैसे मिले होंगे, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, जो कि टोटल 53,000 रुपीज़ है। बट उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे मेंशन किया दो चीज़ें जिसके अंदर आएंगी, एक 37,000 के क्रेडिटर्स और एक 1,600 के एक्सपेंसेस, जो कि हो गया 38,600 रुपीज़। और देखो लास्ट चीज़ क्या आती है, हमें बैलेंस शीट में बोल रखा था कि बी ने ना लोन दिया हुआ है, तो अगर बी ने लोन दिया हुआ है तब हम बी को लोन रीपे कर रहे हैं ना, तो वो रीपे हम कर रहे हैं 15,000 रुपये का। तो अगर आप रीपे करोगे तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया, और फिर आपने अपने बैंक अकाउंट को टोटल कर लिया, तो वो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.